Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the organic reaction mechanisms. Today we are going to discuss about cycloaddition reactions. The topic we are discussing is pericyclic reactions, and lastly we discussed about the first type of pericyclic reactions, that was electrocyclic reactions. Today we are going to start the second type, which is cycloaddition reactions, and a very famous reaction called Diels-Alder reaction is also a type of cycloaddition reactions. And then we are also going to discuss about the stereochemistry of the cycloaddition reactions and the Diels-Alder reaction in this lecture. So first of all, let's come to the cycloaddition reactions. A cycloaddition reaction is classified by the number of electrons involved in the reaction. So the first thing that comes to mind when you discuss about a cycloaddition reaction is how much number of electrons are involved in it. And whenever we talk about the number of electrons in the pericyclic reactions, you know that it is about the pi electrons. Let's have a look at the following reaction. So this reaction is a 4+2 cycloaddition. Why it is 4+2? Because it involves 4 electrons from one reacting component and 2 electrons from the other reacting component. So इसके अंदर जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की टाइप होगी साइक्लोएडिशन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना बहुत ज़रूरी है. इसमें 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ होंगी. एक स्पीशीज़ से कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी स्पीशीज़ से भी कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इसमें आपको पता है कि न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, पाई बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं. तो जो पहली टाइप हमने देखी ये 4+2 साइक्लोएडिशन है, क्योंकि एक जो रिएक्टिंग स्पीशी है उसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, और जो दूसरी स्पीशी है इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं. इस केस में जो पहली स्पीशी है वो 1,4-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन सॉरी, एंड द सेकंड स्पीशी इज़ ईथीन. तो जो रिजल्टेंट आपके पास प्रोडक्ट आ रही है वो साइक्लोहेक्सीन है. द सेकंड एग्जांपल इज़ अ 2+2 साइक्लोएडिशन. अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे आप देखें कि दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज़ उनसे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर. सो दिस इज़ कॉल्ड एज 2+2 साइक्लोएडिशन, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो आपके पास ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बन रही है. सो as in electrocyclic reactions, the number of electrons involved is determined by writing the reaction mechanism in the curved arrow notation. ये तो आपको पता है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का मैकेनिज्म जब भी हमने लिखना है तो वो कर्व्ड एरो नोटेशन में लिखना है. मतलब साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लाजमी है. अगर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा, then the reaction might be some other reaction like SN2 reaction or any other reaction, but it is not the pericyclic reaction. तो pericyclic reaction का सबसे जो important चीज़ है कि साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाजमी है. तो इसमें भी उसी तरह साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने कर्व्ड एरो नोटेशन की मदद से ज़ाहिर करना है. एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय अ गिवन रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कर्व्ड एरोज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट कंपोनेंट. ये आपको पता है कि एक जो एरो है उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, क्योंकि जो एक पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं उससे एक एरो कहीं शो कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व हैं वो अगर एक्चुअली आपने देखने हैं तो जस्ट आप एरोज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाएंगे. We can also classify a cycloaddition reaction by its stereochemistry with respect to the plane of each reacting molecule. अब आपको पता है कि 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो हम इनकी क्लासिफिकेशन उनकी प्लेन की मदद से भी कर सकते हैं कि जिस तरह वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो एक ही प्लेन में रिएक्ट कर रहे हैं या डिफरेंट प्लेन्स में रिएक्ट कर रहे हैं. इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं. सो अगर आप पहली एग्जांपल इसकी देखें तो हम एक 4+2 साइक्लोएडिशन को लेंगे जिसके अंदर एक कंपोनेंट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके इन्वॉल्व हो रहे हैं और दूसरे कंपोनेंट के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. सो a cycloaddition
may occur either across the same face or across opposite faces of the planes in each reacting component. अब जो दोनों रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनके दो दो फेस हैं, एक उसका सामने वाला फेस है और एक जो बैक साइड वाला फेस है, या अबव और बिलो अगर आप उसको साइड से देख रहे हैं तो। अब या तो ये रिएक्शन दोनों कंपोनेंट के एक ही फेस पे हो सकता है या उनके अपोजिट फेसेस पे हो सकता है। दोनों सूरतों में इसका डिफरेंट नेम होगा। इफ़ द रिएक्शन अकर्स अक्रॉस द सेम फेस ऑफ अ पाई सिस्टम, द रिएक्शन इज सेड टू बी सुप्राफेशियल विद रिस्पेक्ट टू दैट पाई सिस्टम। और इसको आप बिल्कुल उससे कोरिलेट कर सकते हैं जो हमने पहले सिन एडिशन पढ़ी। सिन एडिशन भी ऐसी एडिशन थी जो एक ही साइड पे हो। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ईथीन का, ये देखें ये 2 कार्बन्स हैं, ये 4 कार्बन्स हैं। अगर ये एक ही फेस पे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका जो फेस है वो उसके एक ही फेस से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको सुप्राफेशियल एडिशन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एक साइड से तो ये जो ब्यूटाडाइन है उसके एक फेस से रिएक्ट कर रहा है और दूसरी साइड से ये उसके दूसरे फेस से रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये प्लेन है, ये देखें आप, ये जो प्लेन नज़र आ रही है, इस प्लेन की ये नीचे वाला पोर्शन अलग है, ऊपर वाला अलग है। तो ये जो ईथीन का मॉलिक्यूल है, देखें कि यहाँ पे ये एक फेस पे रिएक्ट कर रहा है और दूसरी साइड पे ये दूसरे फेस पे रिएक्ट कर रहा है। मैं ये पेन से आपको शो कर देता हूँ। ये वाला जो है, ये देखें, ये एक फेस ईथीन का जो ब्यूटाडाइन के दूसरे फेस से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक ही फेस के अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो इसको आप कहेंगे कि ये एक साइड से सुप्राफेशियल है और एक साइड से एंट्राफेशियल है। तो पहले रिएक्शन को देखें हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 4s + 2s। इट मीन्स कि जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिहाज से भी ये सुप्राफेशियल है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हवाले से भी सुप्राफेशियल है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है वो एंट्राफेशियली रिएक्ट कर रहा है, तो इसको 4a कहेंगे। और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है ये सुप्राफेशियली रिएक्ट कर रहा है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन के जो दोनों कार्बन हैं ये एक ही साइड वाले रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के जो लोब्स हैं वो एक ही साइड के रिएक्ट नहीं कर रहे। ये लोब देखें कि ये एंट्राफेशियल मतलब अबव फेस वाला रिएक्ट कर रहा है और ये लोब जो है ये बिलो वाले फेस का रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एंट्राफेशियली रिएक्ट कर रहा है, जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये सुप्राफेशियली कर रहा है, क्योंकि ये एक ही साइड से कर रहा है सारा। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये इसी की सारी कॉन्सेप्ट की बेस पे आगे इसका मैकेनिज़्म और इसकी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस होती है। तो ये डिफरेंस है सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल रिएक्शंस के अंदर। Thus, 4s + 2s cycloaddition is the one that occurs suprafaccially or syn on both the 4 pi component and 2 pi component। तो इस जो ब्यूटाडाइन और ईथीन का रिएक्शन है यहाँ पे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो 4s + 2s साइक्लोएडिशन है वो ऐसी साइक्लोएडिशन है जिसमें 4 पाई कंपोनेंट भी सुप्राफेशियली रिएक्ट करता है और 2 पाई कंपोनेंट भी सुप्राफेशियली रिएक्ट करता है। जबकि 4a + 2s साइक्लोएडिशन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के हवाले से एंट्राफेशियल है, जबकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट के हवाले से सुप्राफेशियल है। और ये चीज़ देखें, ये डायग्राम के ऊपर आपको नज़र आ रही है। Now, a very important thing is that for a cycloaddition to occur, bonding overlap must take place between the 2 p orbitals at the terminal carbons of each pi electron system, because these are the carbons at which new bonds are formed। आपने देखा है कि जो ब्यूटाडाइन थी या इवन ईथीन का मॉलिक्यूल था उसमें नए बॉन्ड कहाँ पे बन रहे हैं, वो टर्मिनल कार्बन्स पे बन रहे हैं। तो वो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं। ये उसी तरह से है जिस तरह से आप कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम के एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो एक्चुअली न्यू बॉन्ड्स जो बना रहे हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं, और उनको आपने उनकी जो केमिस्ट्री है उसको गौर से देखना है। और फिर इसमें ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ओवरलैप है वो बॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब जो उनके
पी ऑर्बिटल्स हैं उनके जो लोब्स हैं आपको पता है कि वो प्लस या माइनस जो लोब्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। मतलब एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट का जो लोब है वो अगर पॉजिटिव लोब की साइड रिएक्ट कर रही है तो जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट है उसकी भी पॉजिटिव से रिएक्ट करेगी, तभी वो बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। अदरवाइज़ वो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होगा और वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ भी देखनी है आपने कि जो ओवरलैप है, जिस तरह ये इसके कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से के ये देखें 2 पाई का जो ये कंपोनेंट है, अगर ये पॉजिटिव इस लोब का हिस्सा है तो ये इसका पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव ही आपस में मिलेंगे तो बॉन्डिंग ओवरलैप बनेगा। यानी कि इन फेज़ इनका जो ओवरलैप है वो होगा। आउट ऑफ फेज़ ओवरलैप बॉन्डिंग को जनरेट नहीं करेगा बल्कि वो एंटी बॉन्डिंग होगा और उससे बॉन्ड नहीं बनेगा। सो ये होता कैसे है कि एक कंपोनेंट का होमो दूसरे के लूमो से रिएक्ट करता है, यानी कि एक का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरे का लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तब ऑक्यूपाइड से अनऑक्यूपाइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे और जो बॉन्डिंग सिचुएशन है वो डेवलप होगी। सो होमो के इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिस तरह किसी इलेक्ट्रॉन्स के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो होमो कैन बी एनालोगस टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जो कि ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली रिएक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लूमो है दूसरे कंपोनेंट का वो एम्प्टी होता है चूँकि, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होमो के जाएंगे यानी कि फ़्लो करेंगे। तो ये एक जो रिजल्टिंग इंटरेक्शन है वो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा और न्यू बॉन्ड डेवलप होगा उसमें। Now it doesn't matter whether we consider the HOMO from the 4 pi electron component and the LUMO from the 2 pi electron component or vice versa। मतलब हम चाहे HOMO 4 pi electron का लें, LUMO 2 pi electron का लें, या HOMO 2 pi electron का लें और LUMO 4 pi electron का लें, इससे ये हमारा मतलब कंसर्न नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट the two frontier molecular orbitals involved in the interaction must have matching phases if the bonding overlap is to be achieved। उनके फेज़ आपस में मैच करने चाहिए, यानी कि जो लोब है पी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल का, वो लोब की जो फेज़ वाली साइड होगी वो दूसरे के फेज़ वाली साइड से ओवरलैप करेगी तो बॉन्ड बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। होमो चाहे आप एक कंपोनेंट का ले लें या दूसरे का ले लें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आपको ये जहन में रखना है। Now this phase match is achieved when a 4+2 cycloaddition occurs superficially on each component, that is when the cycloaddition is a 4s plus 2s process। मतलब जो 4+2 cycloaddition है वो अगर superficially हो तो ये फेज़ वाला ओवरलैप होता है। और असूली तौर पे तो देखें कि आप अगर हम 4s plus 2s कहते हैं तो ये 4a plus 2a भी थियोरेटिकली हो सकता है, लेकिन वो ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल है। कैसे, ये भी हम देखते हैं। अब हम देखें कि अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट का होमो है, ये इस तरह से लेते हैं, तो ये देखें जो इसके पाई 2p लोब्स हैं, इनके जो दो डिफरेंट फेजेस हैं, एक ब्लू कलर में दिखाया गया है, एक ग्रीन कलर में दिखाया गया है। और लूमो हमने इसका लिया है जो कि पाई 2 स्टार है इथीन मॉलिक्यूल का। अब आप देखें कि ये बॉन्डिंग ओवरलैप कब होगा कि ये सुप्राफेशली ही आपस में रिएक्ट करेंगे। सुप्राफेशली अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो इसका लोब है वो उसके साथ, ये दोनों एक ही फेज़ में, दोनों ग्रीन हैं, और ये वाला ब्लू है। अगर ये वाला ब्लू जो एक का है ये इधर आके तो अटैच होता है तो ये तो एक जैसे फेज़ नहीं है। अगर ये इंट्राफेशियल करता है तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड तभी बनेगा जब ये एक जैसे फेज़ इनके आपस में ओवरलैप करेंगे। लिहाजा ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें देखें कि ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डेवलप होगा, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ये तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन की जनरल बात थी। अब हम इसमें स्पेसिफिकली आते हैं डील्स-एल्डर रिएक्शन की तरफ। डील्स-एल्डर रिएक्शन ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन की एक टाइप है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और फिर हम साइक्लोएडिशन रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ वापस आएंगे। So conjugated dienes undergo several unique reactions. One of these was discovered in 1928 when two German scientists, Otto Diels and Kurt Elder, showed that many conjugated dienes undergo addition reactions with certain alkenes or alkynes.
ये रिएक्शन एक टिपिकल रिएक्शन उन्होंने डिस्कवर किया इन दो साइंटिस्ट्स ने 1928 में। उन्होंने देखा कि जो डाईईन्स हैं वो एल्कीन्स या अल्काइंस के साथ रिएक्ट करती हैं और एडिशन रिएक्शन देती हैं, उनमें ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये एक डाईईन है जहाँ पे दो डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं और ये एक एल्कीन है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को आप अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन है या कोई और सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये रिएक्शन होता कैसे है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिएक्शन एक्चुअली इसमें ये देखें, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मूव करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, जिसके नतीजे में आप देखें कि एक ये नया बॉन्ड बना, एक ये नया बॉन्ड बना और ये एक डबल बॉन्ड सिर्फ शिफ्ट हुआ है अपनी जगह से। तो जो ये एडक्ट है या एडिशन प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्शन था जो कि इन लोगों ने डिस्कवर किया और इसको डील्स-एल्डर रिएक्शन का नाम दिया गया, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट से डील्स और एल्डर जिन्होंने डिस्कवर किया था, और इसी वजह से इन दोनों को 1950 में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया। सो डील्स-एल्डर रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ साइक्लो-एडिशन रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग। और ये एक्चुअली रिंग्स फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि कंसर्टेड और वेरी क्विकली हो भी जाता है। और इसमें जो ज़्यादा दूसरी मुश्किल चीज़ें हैं, सॉल्वेंट्स हैं और ये बाकी जो इसके लॉन्ग मैकेनिस्टिक पाथ्स हैं, उनसे बंदा बच जाता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द ईजी मेथड्स टू फॉर्म रिंग्स ऑफ स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। और ये एग्ज़ाम्पल है 1,4 एडिशन की या कॉन्जुगेट एडिशन की। इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो डाईईन है उसके आउटर कार्बन नंबर 1 और 4, मतलब आप जस्ट एक रैंडम नंबरिंग कर लें, अगर यहाँ से 1 2 3 4, तो जो आउटर कार्बन हैं 1 और 4 ये रिएक्ट करते हैं जो एल्कीन है उसके रिएक्शन से, उसके जो दो टर्मिनल कार्बन हैं उनसे। और इन द डील्स-एल्डर रिएक्शन कॉन्जुगेट एडिशन आल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 2 और 3। जो कार्बन नंबर 2 और 3 हैं इनके दरमियान डबल बॉन्ड भी बन जाता है। इसमें आप देखें कि ये 1 2 3 4 अगर नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर 1 और 4 डाईईन के इन्वॉल्व हैं, और जो एल्कीन है इसको हम डाईईनोफाइल भी कहते हैं। ये भी नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं क्यों कहते हैं। इसके जो टर्मिनल कार्बन्स हैं यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, तो कार्बन नंबर 1 और एल्कीन के दरमियान देखें एक नया बॉन्ड बन रहा है। इस तरह कार्बन नंबर 4 और इस टर्मिनल कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से ये एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है, जो कि इस डील्स-एल्डर रिएक्शन की ख़ास बात है। और ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये आपने बिल्कुल इनको कंफ्यूज नहीं करना जो नॉमेनक्लेचर की नंबरिंग है उनके साथ। ये जस्ट हमने एक साइड से दूसरी साइड तक नंबरिंग दी है उसके टोटल कार्बन्स को देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि कौन से कार्बन्स इन्वॉल्व हैं। इसका हरगिज़ आपने ये नहीं करना कि ये आपने इसको 1 क्यों दिया है, इसको नहीं दिया, मतलब दैट इज़ नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं अभी हमने देखी जो पिछली इक्वेशन में, जो कंजुगेटेड डाईईन रिएक्टेंट है उसको सिंपली हम डाईईन भी कहते हैं, और जो एल्कीन है दैट इज़ कॉल्ड एज डाईईनोफाइल। डाईईनोफाइल मीन्स डाईईन लविंग मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक द न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल। सो डाईईनोफाइल इज़ एक्चुअली द डाईईन लविंग, इट ईट्स द डाईईन, मतलब ये उसके साथ रिएक्ट करती है तो देखें वो डाईईन नहीं रहती एनी मोर, मतलब उसका एक दो बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं, एक बॉन्ड रह जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर आप बहुत डिफरेंट तरह की डाईईन्स यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर उनके साथ मुख्तलिफ़ तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। सो इसमें कुछ ऐसी डाईईनोफाइल्स हैं जो कि बड़ी रैपिडली रिएक्ट करते हैं, और उनके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लगे हों, फॉर एग्जांपल एस्टर ग्रुप्स हों, नाइट्राइल्स हों या कुछ और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हों, तो जिस तरह ये ग्रुप्स हैं तो ये बड़ी क्विकली रिएक्ट करती हैं। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट लाजमी नहीं है, इनके बगैर भी ये रिएक्शन हो जाता है। सिंपली 1,3 ब्यूटाडाइन और ईथीन के दरमियान भी आप रिएक्शन करें तो वो रिएक्शन भी हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा एल्कीन्स के अलावा एल्काइंस भी डील्स-एल्डर रिएक्शन देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें,
ये एक एल्काइन अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन एक पाई बॉन्ड स्टिल वहाँ पे मौजूद रहेगा। अगर आपने इस तरह की रिंग बनानी हो जिसमें 2 डबल बॉन्ड चाहिए हो, तो आप स्टार्टिंग मटेरियल एक एल्काइन को लेके तो ये प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। Now when a simple diene is used in Diels-Alder reaction, a new ring is formed. When the diene is cyclic, a second ring is formed. अगर आप diene जो है वो सादा इस्तेमाल करेंगे तो जो रिंग बनेगा वो एक सिंपल रिंग बनेगा, लेकिन अगर डाइइन आप ऑलरेडी साइक्लिक इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक और रिंग बनेगा, यानी कि आपका सिस्टम बाई साइक्लिक हो जाएगा, उसके अंदर 2 रिंग्स आ जाएंगे। सो डील्स-एल्डर रिएक्शन को बाई साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप ये देखें, ये साइक्लोपेंटाडाइन है, अगर आप इसको इस डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट कराएं तो ये यहाँ पे रिएक्ट करेगी, ये पाई बॉन्ड इधर रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो रिजल्टिंग कंपाउंड देखें आप क्या बना, ये और ये पोजीशन है जहाँ पे 2 न्यू बॉन्ड बने हैं उस डाइनोफाइल के। और अगर आप इसको बेटर वे में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखें जो 5 मेंबर रिंग था वो इधर ही है, 1 2 3 4 और 5, और साथ ये जो दूसरा रिंग बन गया है ये भी आपके पास एक 5 मेंबर रिंग बन गया है, मतलब ये एक बाई साइक्लिक प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हो गई है। नाउ वी हैव अ लुक के व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइन कॉन्फॉर्मेशन ऑन द डील्स-एल्डर रिएक्शन। डाइन की जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस हैं उनको भी हमने कंसिडर करना है इसके अंदर। अब अगर आपके पास ऐसी डाइन्स हों जो कि लॉक्ड हों इन द एस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन आर अनरिएक्टिव इन डील्स-एल्डर रिएक्शन। हम इस एस सिस और एस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी कॉन्फॉर्मेशन जो कि एक दूसरे के साथ सिस फॉर्म में आ रही हों, मैं भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें 1,3 ब्यूटाडाइन को, तो ये इसकी एस सिस कॉन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप इसकी मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन देखें तो ये एक्चुअली एस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन है। एस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन इज़ मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। तो लेकिन जो डील्स-एल्डर के अंदर रिएक्ट करती है वो एस सिस कॉन्फॉर्मेशन रिएक्ट कर सकती है, एस ट्रांस नहीं कर सकती। क्यों कि ये स्टीरियोकेमिकली या पॉसिबल नहीं रहता कि ये ट्रांस फॉर्म में एक रिंग फॉर्मेशन हो, और उसके जो बॉन्ड्स हैं वो एक्चुअली अनयूजुअली लार्ज हो जाते हैं और वो पॉसिबल नहीं है कि उस फॉर्म में रिएक्शन हो। तो जो डाइइन्स देखें कि लॉक्ड हैं, अब मतलब ये वाली सिस में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ रिंग जंक्शन आ गया है, तो ये डील्स-एल्डर रिएक्शन में अनरिएक्टिव हैं। या ये वाली जो डाइन है ये भी लॉक हो चुकी है, अब ये सिस फॉर्म नहीं अडॉप्ट कर सकती, लेकिन ये जो ब्यूटाडाइन है सिंपल, ये देखें सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और इसकी एक्चुअली सिस फॉर्म ही रिएक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि जो डील्स-एल्डर प्रोडक्ट है उसके अंदर एक 6 मेंबर रिंग में ट्रांस डबल बॉन्ड आएगा। अब ये देखें, अगर आप यही जो भी हमने पीछे ये कंसिडर की, ये वाली जो लॉक्ड कन्फर्मेशन है, अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं ट्रांस डाइन को एक डाइनोफाइल के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर होगा और ये इधर। अब देखें जो प्रोडक्ट बन रही है ना, इसमें ये CH2 ग्रुप्स कितने दूर हो गए हैं, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये एक नॉर्मल बॉन्ड लेंथ नहीं है, इतना लंबा बॉन्ड नहीं बन सकता। लिहाजा जहाँ ये इस तरह के ब्रिज हेड ट्रांस डबल बॉन्ड आ जाएं, मतलब 2 जो रिंग्स का जंक्शन है उसके दरमियान ट्रांस डबल बॉन्ड आ जाए, वो स्टीरियो केमिस्ट्री अलो नहीं करती और ये एक स्ट्रेंड मॉलिक्यूल हो जाता है, लिहाजा ये रिएक्शन अक्कर नहीं करता। अब ये देखें ना कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है ये ट्रांस इस तरह, तो इसकी जो ये रिज़ल्टिंग शक्ल या ज्योमेट्री बन रही है वो बहुत स्ट्रेंड ज्योमेट्री है और इसलिए ये रिएक्शन अक्कर नहीं होगा। इन कंट्रास्ट अगर आप देखें जो डाइन्स एस-सिस कन्फर्मेशन में लॉक्ड होती हैं, मतलब जो पक्की एस-सिस कन्फर्मेशन में, लाइक फ्यूरॉन है, 1,3-साइक्लोपेंटाडाइन है, 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन या 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, they are considerably more reactive than the corresponding non-cyclic डाइन्स। अगर आप 1,3-साइक्लोपेंटाडाइन के मुकाबले में सिर्फ 1,3-ब्यूटाडाइन लें जिसके अंदर ये रिंग ना हो, तो वो तो चूँकि एस ट्रांस कन्फर्मेशन में मोर स्टेबल है लेकिन एस-सिस में आ सकती है, तो उसका रिएक्शन जितना फास्ट होगा उससे ये वाला रिएक्शन कहीं ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिस में लॉक्ड है, ये तो ट्रांस हो ही नहीं सकती। तो सारी की सारा इसका जो कन्फर्मेशंस होंगी वो सिस ही होंगी जो कि फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाएंगी।
तो इसलिए जो कि लॉक्ड होगी वो ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेंगी इसके अंदर. So now these observations are consistent with the transition state in which the diene component of the reaction has assumed an S-cis conformation. तो अब ये सारे जितने हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, इसका मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो उसकी ज्योमेट्री है डाइन की वो S-cis होनी चाहिए ताकि वो आसानी से रिएक्ट कर सकें. और अभी हम 1,3 ब्यूटाडाइन और इथिलीन का रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. आपको पता है कि 1,3 ब्यूटाडाइन जो है वो एस ट्रांस कन्फर्मेशन में रहना पसंद करती है, लेकिन जो एस ट्रांस से एस सिस में कन्वर्ट होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी एक्चुअली एनर्जी बैरियर है इस रिएक्शन का. यानी कि पहले एस ट्रांस कन्फर्मेशन एस सिस में कन्वर्ट होगी और जो ही एस सिस में कन्वर्ट होगी वो फौरी तौर पे डाइनोफाइल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगी. तो ये देखें, ये अगर एस सिस में आएगी तो इस तरह से रिएक्ट करेगी. ये डाइनोफाइल है यानी कि ईथीन का मॉलिक्यूल है, और ये आप ऐसे कंसिडर करें कि ये अबव से इसके साथ रिएक्ट कर रहा है. मतलब ये जो इसके दो कार्बन्स हैं और इनके दरम्यान डबल बॉन्ड है, और दो जो डाइईन है आपके पास, ये इसके ऊपर से आके इसके साथ रिएक्ट करता है, और ये जो सुपरफेशियल इसका आपस में ओवरलैप है इसकी मदद से न्यू बॉन्ड बनता है. और अगर कोई आपके पास ऐसी डाइन होगी जो कि ट्रांस कन्फर्मेशन में है ही नहीं बल्कि सिस में लॉक्ड है, तो उसका एनर्जी बैरियर और कम होगा, क्योंकि 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में पहले ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए और फिर सिस जो है ना वो आगे रिएक्ट करेगी. लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ही सिस में लॉक्ड है तो फिर वो एनर्जी भी आपकी कम हो जाएगी और वो रिएक्शन और ज़्यादा ईजीली हो सकेगा. तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो ब्यूटाडाइन है ये ट्रांस कन्फर्मेशन में है, इसको एस सिस कन्फर्मेशन में चेंज होने के लिए एनर्जी कुछ चाहिए जिससे ये उसमें कन्वर्ट होगी. सो एस सिस की इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं नॉन साइक्लिक डाइन्स में कि अगर आप 1,3 पेंटाडाइन, ये 1,3 पेंटाडाइन का ई आइसोमर लें तो दैट रिएक्ट्स 12,600 times more rapidly than the Z isomer of the same diene with the tetracyanoethylene. ये tetracyanoethylene के साथ रिएक्ट करता है 12,600 टाइम्स ज़्यादा फास्ट करता है ई आइसोमर. वो क्यों करता है ये भी हम देखते हैं. देखें, ई आइसोमर जब ये इस तरह से ये बॉन्ड रोटेट होगा तो ये सिस में कन्वर्ट होगा एस सिस कन्फर्मेशन में. यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं. अब अगर आप देखते हैं जी आइसोमर को, तो जी आइसोमर अगर यहाँ पे आएगा तो ये एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, और इनके दरमियान जो वॉन्डर वाल रिपल्शन है ये इस सिस कन्फर्मेशन को डीस्टेबलाइज करेगी, और इस वजह से ये वाला जो जी आइसोमर है ये ट्रांस कन्फर्मेशन में रहना ज़्यादा पसंद करेगा. तो जी आइसोमर का जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होगा दैन द ई आइसोमर, जो कि ईजीली सिस कन्फर्मेशन में आ जाएगा. और चूँकि आपको पता है कि रिएक्शन एक्चुअली सिस कन्फर्मेशन ही कर रही है, ट्रांस नहीं कर रही, लिहाजा ई आइसोमर का रिएक्शन फास्ट होगा और जी आइसोमर का रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे वांडर वॉल रिपल्शंस इसको स्लो कर रही हैं. ये चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपने जहन में रखना है. ये आगे भी एक एग्जांपल में दोबारा आएगी इस तरह की चीज़. तो कॉन्सिक्वेंटली ये इसी वजह से जी आइसोमर का रिएक्शन स्लो है इस वांडर वॉल रिपल्शन के डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट की वजह से. Now we move on to the stereochemistry of the Diels-Alder reaction. अब आपको पता है कि if the Diels-Alder reaction takes place in a single step without reactive intermediates, then the diene should undergo a syn addition to the dienophile. ये भी चीज़ हम देख भी चुके हैं कि डाइन जो है ना वो एक ही साइड से आके रिएक्ट करेगी, वो सिन स्टाइल में उसको रिएक्ट करना चाहिए, और जो डाइनोफाइल है उसको 1,4 सिन एडिशन देनी चाहिए डाइन के साथ. तो जो ईच कंपोनेंट टू द अदर एट वन फेस ऑफ द पाई सिस्टम, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे के एक ही फेस के साथ रिएक्ट करेगा और एड अप होगा. इसको हम एक 3D में आपको दिखाता हूँ मॉडल, उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर ये एक डाइईन है, ये एक साइक्लोपेंटाडाइन है, और इसके साथ एक डाइनोफाइल यानी कि ये ईथीन रिएक्ट कर रही है.
अब इस केस में अगर आप देखते हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट ये इस तरह से ऐड होंगे, मतलब ये डाइन इस तरह से नीचे होगी और ये इसके अबव से इसको अप्रोच करेगी और यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन है वो होगी। अब अगर इसको स्टेप वाइज देखें तो ये इस तरह से उसके करीब आएगी, या आप इसको देखते जाएं ये कैसे उसको अप्रोच करती है और फिर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचती है। ये डाइन और फाइल और डाइन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और यहाँ पे आपने इस जगह को और से देखना है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये कार्बन और ये वाला कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं, इनके बॉन्ड एंगल्स कैसे चेंज होंगे। ये अभी ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जा रहे हैं और ये देखें कि ये यहाँ पे पहुँच के ये इसकी ट्रांजिशन स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर ये कार्बन देखें उसकी तरफ थोड़े से आ गए हैं और ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये भी देखें कि 120 से थोड़े से डेविएट हो चुके हैं। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जिससे पास होके, मतलब ये एनर्जी बैरियर जिससे पास होके इसने फिर प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होना है। अब ये देखें कि यहाँ पे आप ये इसकी प्रोडक्ट बनेगी जिसके अंदर यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो गई है और ये जो बाकी बॉन्ड एंगल्स हैं वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गए। तो ये एक जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो यहाँ पे न्यू जनरेट हुई है और रिएक्शन आपने देखा कि बिल्कुल एक ही फेस पे दोनों का रिएक्शन होगा, मतलब एक ही साइड से दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी। और इसमें अब एक और चीज़ आपको समझानी है कि जो इनके यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन है, अब देखें हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और सब्सटीट्यूएंट है तो वो जो दोनों के ये वाली साइड हैं, जिस तरह ठहरें यहाँ से आप देखें कि एक सब्सटीट्यूएंट जो है ना ये वाला यहाँ पे लगा है और एक सब्सटीट्यूएंट इसका ये है और दूसरा सब्सटीट्यूएंट एक्चुअली ये कार्बन है, कार्बन की जगह कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये सब्सटीट्यूएंट एक साइड वाला और इसका एक वाला ये एक ही जगह पे आके तो एंड अप होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ एक किस्म के सिस या सिन रिलेशनशिप शो करते हैं। ये अभी हम आगे उसमें दोबारा प्रेजेंटेशन के अंदर इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है दैट इज़ कम्प्लीटली कंसिस्टेंट विद दीज प्रेडिक्शंस विच वी जस्ट मेड। इफ़ वी यूज़ अ डाइनोफाइल दैट इज़ अ सिस एल्कीन, ग्रुप्स दैट आर सिस इन द अल्कीन स्टार्टिंग मटेरियल आल्सो सिस इन द प्रोडक्ट। ये आप देखें कि डाइनोफाइल आप जो यूज़ कर रहे हैं अगर वो सिस एल्कीन है, यानी कि उसके दोनों हाइड्रोजन ये आपस में सिस हैं, तो ये प्रोडक्ट के अंदर भी सिस आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टीरियो केमिस्ट्री को प्रिजर्व कर सकते हैं। और अगर ये स्टार्टिंग मटेरियल में दोनों ट्रांस हैं तो ये प्रोडक्ट के अंदर भी ट्रांस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों हाइड्रोजन सिस हैं, जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे भी ये दोनों आपस में सिस आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों अबव द प्लेन है, ये आपस में सिन या सिस रिलेशनशिप है इनका। और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो एक्चुअली मीज़ो होगी क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन अबव द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन भी हो सकते हैं, यानी कि इसका ऑपोजिट जो आइसोमर है वो भी इक्वली ऑब्टेन होगा। इसी तरह अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर देखें कि इन हाइड्रोजन को ट्रांस रखते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर भी आपके पास ये ट्रांस आ रहे हैं। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, यहाँ पे बिलो द प्लेन है, और डेफिनेटली प्रोडक्ट भी रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगी कि एक में ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा, दूसरे में ये बिलो होगा, और एक में ये बिलो होगा, दूसरे में अबव होगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री आप स्टार्टिंग मटेरियल में डाइइनोफाइल की रखते हैं वही प्रिजर्व होती है आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको अगर आप देखें कि इफ़ दी टर्मिनल कार्बन्स ऑफ द डाइन यूनिट आर स्टीरियो सेंटर्स, अगर जो टर्मिनल कार्बन्स हैं डाइन के वो अगर स्टीरियो सेंटर हों तो फिर क्या होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसको मज़ीद जनरलाइज करते हैं। लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डाइन इन इट्स एस-सिस कॉन्फॉर्मेशन एंड क्लासीफाई द ग्रुप्स एट द टर्मिनल कार्बन्स एज इनर सब्सटीट्यूएंट्स और आउटर सब्सटीट्यूएंट्स। यहाँ पे ये देखें कि ये डाइन को सबसे पहला काम है कि डाइन जो है ना वो एस-सिस कन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। ये आपको अब तो याद हो गया होगा, और इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जब भी आपने डाइन को ड्रॉ करना है उसको पहले एस-सिस कन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, इवन इफ़ इट इज़ इन एस ट्रांस कन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट। जब इस तरह कर लेंगे फिर आप इसके सब्सटीट्यूएंट्स को क्लासीफाई करेंगे एज इनर एंड आउटर सब्सटीट्यूएंट्स। तो जो सब्सटीट्यूएंट देखें कि ये इन साइड ऑफ द रिंग, मतलब इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं दोनों, ये इनर हैं, और जो ये बाहर की तरफ हैं इनको आउटर कह लेते हैं। तो इनर को हमने आर आई कह लिया, आउटर को आर ओ कह लिया।
अब Asen addition requires that in the Diels-Alder product the two inner substituents always have a cis relationship. ये वही बात है कि जो दो इनर सब्सटीट्यूएंट होंगे वो हमेशा एक दूसरे के साथ सिस रिलेशनशिप में आएंगे। ये ट्रांस में आ ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डाइनोफाइल आपने देखा ना कि अबव से एक ही साइड से अप्रोच करती है, तो ये दोनों एक ही साइड पे रहेंगे, या ये दोनों अबव हो जाएंगे या ये दोनों बिलो द प्लेन हो जाएंगे। और जो आउटर सब्सटीट्यूएंट्स हैं ये आपस में ये भी दोनों सिस होंगे, मतलब इनर आपस में सिस आएंगे और आउटर आपस में सिस आएंगे। और जो आउटर है एक कार्बन के ऊपर, वो दूसरे कार्बन के इनर के साथ ट्रांस होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सिस हैं, ये आपस में सिस हैं, लिहाजा ये वाला इसके साथ ट्रांस होगा और ये वाला इसके साथ ट्रांस रिलेशनशिप में आएगा। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें स्टीरियोआइसोमेरिक 2,4 हेक्साडाइंस की रिएक्शन को विद द डाइनोफाइल मैलिक एनहाइड्राइड, ये मैलिक एनहाइड्राइड जो डाइनोफाइल है यहाँ पे, और जो 2,4 हेक्साडाइन है ये हमारे पास डाइईन है। तो अगर हम इसमें देखें कि एक में 2E4E 2,4 हेक्साडाइन है और एक में 2E4Z 2,4 हेक्साडाइन है, सिर्फ डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। तो जो E वाला केस है इसके अंदर आप देखें कि ये CH3 दोनों जो है ना ये आउटर सब्सटीट्यूएंट थे और ये आपस में सिस हैं, जो हाइड्रोजन से दोनों इनर थे ये आपस में सिस हैं प्रोडक्ट के अंदर। जबकि Z वाले केस में देखें कि ये मिथाइल और हाइड्रोजन आउटर सब्सटीट्यूएंट्स थे, तो ये आपस में सिस हैं, और जो हाइड्रोजन और ये वाला मिथाइल ये इनर थे, ये आपस में सिस हैं। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आप देखें यहाँ पे, अब इंसिडेंटली ये चीज़ सामने आ गई है, रिएक्शन कंडीशंस को देखें आप। ये वाला रिएक्शन जो ई आइसोमर है इसका 2 आवर्स में हो रहा है और 37 डिग्री पे हो रहा है, जबकि उसी के जी आइसोमर का रिएक्शन देखें 15 आवर्स में हो रहा है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। ऐसा क्यों है? ये चीज़ अभी मैंने आपको कहा था कि वो एक चीज़ जहन में रखें, अभी पीछे हमने वॉन्डर वॉल्स रिपल्शंस को डिस्कस किया था। यहाँ पे देखें कि ये दोनों हाइड्रोजन्स की आपस में वॉन्डर वॉल रिपल्शन बहुत कम है, जबकि अगर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो उसकी इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे वॉन्डर वॉल रिपल्शन होगी, तो जो जी आइसोमर है ये वाला, ये एस सिस कन्फर्मेशन में आना पसंद नहीं करेगा नॉर्मली ड्यू टू दीज रिपल्शंस। लिहाजा इसका रिएक्शन कराने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जबकि ई आइसोमर देखें कि वो आसानी से एस सिस कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर लेता है और वो रिएक्शन दूसरे से मच क्विक है और एफिशिएंट है और आपको जल्दी प्रोडक्ट दे रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं, जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और फिर उसको आगे साइक्लोएडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। सो दिस लेक्चर फिनिशेस हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।